तो रोम रोम जी, मैं आपका भाई भारत पंडित। भैया जाड़ा बहुत हो रहा है और अपना कंबल में लिपट के रहो, बढ़िया रहो घर में, और गाजर का हलवा खाते रहो टाइम टाइम पर। हो सके तो हमारे धोरे भी आ जाए करो कभी कभी, ऐसी कोई बात ना, भाई हूँ तुम्हारा। तो भाई, ये मजाक की बात एक तरफ। आज जो है हम पढ़ेंगे युक्ति प्रमाण। ठीक है, आपका जो आ, पेपर 2 का सिलेबस है उसमें जो है युक्ति प्रमाण एक चैप्टर है। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले युक्ति जो है, युक्ति का सबसे पहला रेफरेंस कहाँ आता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि युक्ति जो है इसका सबसे पहला रेफरेंस कहाँ आता है? तो भाई, जो परीक्षा होती है ना, परीक्षा यानी कि जो चरक संहिता है, चरक संहिता में जो सूत्र स्थान है उसके अध्याय नंबर 2 में चतुर्विध परीक्षा बताई गई है। ठीक है, परीक्षा की जाती है। तो वो 4 प्रकार से होती है, 4 चीजों के बेसिस पे होती है। सबसे पहला होता है आप्तोपदेश, दूसरा होता है प्रत्यक्ष, तीसरा होता है अनुमान, और चौथा होता है युक्ति। ठीक है, तो आचार्य चरक ने अपने अध्याय सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 2, ठीक है, में जो है चतुर्विध परीक्षा बताई है, उसमें सबसे पहला रेफरेंस इसका मिलता है युक्ति का, जो कि ऐसे करके होता है कि भाई सबसे पहला आप्तोपदेश, दूसरा प्रत्यक्ष, और तीसरा अनुमान, और चौथा युक्ति। ठीक है, तो इस ये जो सबसे पहला रेफरेंस आपको पता चल गया। इसके बाद जो है इसके अलावा कोई और रेफरेंस जो है कहीं और पे नहीं है इसका। ठीक है, इसके बाद हम और बात करें भाई इसकी व्युत्पत्ति की, तो भाई जो व्युत्पत्ति है युक्ति की, तो जो युज धातु है, युज धातु में कितिन प्रत्यय लगाकर जो है युक्ति की जो है व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद इसकी डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं, तो भाई सबसे पहले जो है मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो है मैं नॉर्मली बताता हूँ। ये जो है मैंने तुम्हें समझाने के हिसाब से थोड़ा सा चेंज की है, आसान बनाई है, इजी शब्दों में करी है। ठीक है, जिससे तुम समझ पाओ, क्योंकि बहुत घुमाने वाला चैप्टर है, एक पेज का चैप्टर पर घुमा देता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से, पहले डायरेक्ट बताता हूँ। हालांकि डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और गलत नहीं है किसी भी प्रकार से, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा मॉडिफाइड है, मेरे अनुसार बनाई हुई है, मैंने बनाई है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको एक बार बताता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बहुत कारणों, जब बहुत सारे कारणों के योग से, जब बहुत सारे कारण मिलते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे कारणों के योग से उत्पन्न अविज्ञात भाव, ठीक है, जब बहुत सारे कारणों के योग से कोई अविज्ञात भाव जो है उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसको विज्ञात भाव के कार्य कारण, ठीक है, ऐसा भाव, ऐसी चीज जो कि आप जानते हैं, उसके कार्य कारण, ठीक है, भाव के आधार पर, ठीक है, के अनुसार तथ्य पूर्वक सोचने वाली जो बुद्धि है, उसे युक्ति कहा गया है। ठीक है, डायरेक्ट मैं एक बार रीड कर देता हूं डेफिनेशन को, कि बहुत कारणों के योग से उत्पन्न अविज्ञात भावों को विज्ञात भाव के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को ही युक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा और इजी कर देता हूं समझाने के लिए। भाई समझ जाओगे ना तो लिख दोगे, नहीं समझ पाओगे नहीं लिखोगे। और भाई जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है ना, ये तो भाई कुछ गजब ही है, यकीन मानो। जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी वो चीज एग्जाम में आ जाती है, तो इसलिए इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इजी वर्ड में बताता हूं, जब कई सारे कारणों का योग होता है और उनसे कोई अविज्ञात भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि जिसे हम नहीं जानते। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति की जब उत्पत्ति होती है जिसे हम नहीं जानते, तो हम अपने विज्ञात भाव, विज्ञात मतलब कि जो हम जानते हैं, जिसे हमने देखा है भूतपूर्व, ठीक है, तो हम विज्ञात भाव यानी जिन चीज या विषयों को हम जानते हैं, ठीक है, जिनका हमें पूर्ण ज्ञान है, उनके कार्य कारण, ठीक है, वो कैसे कार्य में बदल जाती है, किन कारणों से वो कार्यों में परिवर्तित होती है, ठीक है, उनके कार्य कारण भाव, यानी कि किस विज्ञात कार्य की उत्पत्ति किन कारणों से होती है के अनुसार तथ्य पूर्ण देखने वाली बुद्धि व समझने वाली बुद्धि को ही युक्ति कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें और आसानी से समझाने के लिए। मान लो तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम पीजी में रहते हो, मान लो, ठीक है, तो तुम बहुत समय बाद जो है अपने जो है घर गए, ठीक है, तो तुम्हारे घर पे क्या है, तुम्हारे घर के सामने जो है खाली मैदान था जब तुम पहली बार गए थे घर से। अब तुम वापस आए हो बहुत दिनों बाद, तो वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है भाई, तो बिल्डिंग खड़ी है। अब भाई वो क्या है, वो जो बिल्डिंग है वो तुम्हारे लिए अविज्ञात भाव है, क्योंकि तुमने तो देखी नहीं थी पहले, पहले तुमने देखी थोड़ी थी, जब तुम गए थे तब तो मैदान था, अब अचानक से वहां बिल्डिंग है जब तुम आए हो, ठीक है, तो वो अविज्ञात भाव है। ठीक है,
अब उस अविज्ञात भाव को विज्ञात भाव मतलब अब तुम सोचोगे कि यार ये बिल्डिंग आई कैसे, बिल्डिंग बनती कैसे, तुम ये सोचोगे, तुम याद करोगे, हाँ यार मेरे पापा ने जब घर बनवाया था तो मिस्त्री बुलवाए थे, बेलदार बुलवाए थे, उन्होंने सीमेंट मंगवाया था, बदरपुर मंगवाया था, ठीक है, ईंट मंगवाई थी, रोड़ी मंगवाई थी, बजरी मंगवाई थी, ठीक है, इन सबको मिलवाया था। उसके बाद जो है मिस्त्री ने, बेलदार ने मिलके जो है एक बिल्डिंग खड़ी करी थी, ठीक है, और मेरा जो मकान बन के तैयार हुआ था उस मकान में हम रहते हैं, ठीक है। अब जो सामने वाली बिल्डिंग है, तुम समझ जाओगे कि भाई मेरी बिल्डिंग ऐसे बनी तो मतलब कि सामने वाली बिल्डिंग में ऐसे ही बनी होगी, कोई आदमी है, उसने मिस्त्री बेलदार बुलाए होंगे, बदरी, ठीक है, बजरी, बदरपुर, ठीक है, और तुम्हारा सीमेंट, रेत वेत, ठीक है, ईंट, ये सब मंगाई होंगी। जो मजदूर है, जो बेलदार है, जो मिस्त्री है, इन लोगों ने मिलके जो है एक बिल्डिंग बनाई होगी, और इस बिल्डिंग के अंदर या तो लोग रहते होंगे, नहीं तो ये किराए पे होगी। ये सोचोगे ना, तो तुमने क्या करा, तुमने जो अविज्ञात भाव था, वो जो बिल्डिंग थी जो अचानक से तुमने देखी, ठीक है, जो पहले नहीं थी, उस अविज्ञात भाव को विज्ञात भाव मतलब कि तुम्हारा घर कैसे बना, तुमने उससे तुलना करी, ठीक है, से कार्य कारण मतलब कि पहले तुम्हारा घर नहीं था, तो मिस्त्री ने बनाया ना, मिस्त्री ने, ठीक है, ईंट सीमेंट, ठीक है, इन सब को मिला के जो है बनाया, ठीक है, तो उसका कार्य कारण जो भाव है, उसके आधार पे जो है तुमने उस अविज्ञात भाव को समझा, ठीक है, तुमने समझा कि हाँ ये बिल्डिंग ऐसे करके बनी होगी, ठीक है। तो ये जो बुद्धि तुमने लगाई है ना, इसे युक्ति कहते हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं मैंने एग्जाम्पल दिया है, तुम ये नहीं सोचोगे कि भाई कोई परी आई होगी, उसने एकदम कहा होगा छू मंतर खड़ी हो जा जल्दी से, ठीक है, और ये बिल्डिंग खड़ी हो गई होगी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, तुम इतना तो बुद्धिमान होगे मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है। तुम किसी अविज्ञात भाव को किसी विज्ञात भाव के कार्य कारण मतलब बनी कैसे, ठीक है, जब तुम किसी अविज्ञात भाव को किसी विज्ञात भाव के कार्य कारण, ठीक है, के आधार पर, ठीक है, तथ्यपूर्ण समझने की कोशिश करोगे, लॉजिकली, ये नहीं परी आ गई, लॉजिकली कि मिस्त्री और बेलदार ने बनाया, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे, तो वो जो बुद्धि है उसे ही युक्ति कहते हैं। इजी बता दिया भाई, इससे इजी कोई नहीं बता पाएगा, बहुत इजी समझाया, बहुत मक्खन समझाया भाई, इससे इजी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में तुम क्या लिखोगे, इसमें एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो कि भाई सबसे पहले पता है क्या करो, जैसे तुम मान लो सुश्रुत संहिता में एक एग्जाम्पल आता है कि भाई किसी भी धान्य की उत्पत्ति कैसे होती है, जल, ठीक है, जोती हुई भूमि, ठीक है, बीज और वर्षा, इन चारों के मिलने पे जो है धान्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसी को आप कोरिलेट कर लो। कोरिलेट कैसे करोगे भाई, जो स्त्री होती है, स्त्री के गर्भाशय को जो है क्षेत्र मान लो, ठीक है, यानी कि जोती हुई भूमि, अगर खेत की बात करोगे, ठीक है, गर्भाशय को क्षेत्र मान लो, ठीक है, बीज मान लो जो पुरुष का शुक्र है, ठीक है, अंबु मान लो तुम्हारा जो ओवा है, ठीक है, और वर्षा मान लो मतलब कि ऋतुकाल, ऋतुकाल मतलब कि जब समागम का समय आता है, ठीक है, जब ओवरी सिक्रीट होती है उस समय, ठीक है, और जब उस समय जो है काम किया जाता है, ठीक है, तो उस समय जो है फिर यानी कि फसल उगती है, मतलब कि बच्चा होता है, ठीक है। तो भाई ये ही जो है एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भाई तुम ये ले सकते हो कि भाई मान लो तुम्हारे पास एक लकड़ी है, एक फट्टा है, ठीक है, और तुम्हें जो है आग जलानी है, तुम क्या करोगे भाई, लकड़ी लोगे, उस फट्टे पे रखोगे, उसे ऐसे ऐसे मथना शुरू कर दोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा घर्षण होगा वहाँ पे, जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतनी ज़्यादा जो है वहाँ पे गर्मी पैदा होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, धीरे धीरे धुआं आने लगेगा, धुआं आने लगेगा तो अग्नि जल जाएगी। माचिस नहीं थी ना तुम्हारे पास, लाइटर नहीं था तुम्हारे पास, सिगरेट नहीं पी रहे हो तुम, ठीक है, वो बात तुम्हारी पर्सनल लाइफ से मुझे मतलब नहीं, मैं मान रहा हूँ कि सिगरेट नहीं पी रहे हो मतलब कि तुम, ठीक है। तो उसमें क्या है भाई, सिंपल सा, तुमने अपना लाइटर का यूज़ नहीं किया, माचिस का यूज़ नहीं किया, फिर भी तुम्हें जो है आग जलानी थी, एक लकड़ी थी, ठीक है, और एक जो है फट्टा था, तुमने लकड़ी उसके ऊपर रखी और उसे मथना शुरू कर दिया। जितना स्पीड में मथा उतनी, क्योंकि वो नीचे लगी हुई है सरफेस उसकी, तो वहाँ पे घर्षण पैदा हुआ, उष्ण हुआ, अग्नि उत्पन्न होने लगी, वहाँ पे धुआं आने लगा और थोड़ी देर बाद आग जल गई, ठीक है। तो ये हो गई, ये क्या है, युक्ति है, ये एक प्रकार की भाई, तुमने एक युक्ति लगाई ना, लॉजिकल थिंकिंग करी, उसके बाद तुमने जो है आग जलाने की कोशिश करी, आग जला ली तुमने, ठीक है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग हो गई है। इसके बाद जो है आयुर्वेद में महत्व की यदि हम बात करें युक्ति प्रमाण के, तो वो कुछ इस प्रकार से भाई, जो तुम्हारी चिकित्सा होती है, चिकित्सा में भी जो युक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, यानी कि चिकित्सा जो है बिना युक्ति के संभव नहीं है, युक्ति लगाई जाती है चिकित्सा करते हुए। जैसे कि जो संप्राप्ति बनाई जाती है, जब निदान किया जाता है, संप्राप्ति बनाई जाती है, तो उस दौरान भी युक्ति लगाई जाती है। इसके अलावा मान लो जो कारक होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा रोग है, ठीक है,
रोग को समझ के, ठीक है, जो औषधि दी जाती है वो भी युक्तिपूर्वक दी जाती है। पहली बात तो तुमने रोग को भी युक्तिपूर्वक समझा, उसके बाद तुम औषधि देते वक्त भी युक्ति लगाते हो कि भाई इस औषधि से कितने समय में, कितनी जल्दी, कितनी आसानी से, बिना दिक्कत दिए ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, इसको ये दूंगा तो दिक्कत तो नहीं होगी, होगी तो क्या करूं, ठीक है, तो अनुपान क्या रखूं, तो ये सारी युक्ति तो है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो तुम पथ्य अपथ्य होता है उसका भी जो है निर्धारण जो है अपना युक्ति के अनुसार करते हो, ठीक है, युक्ति लगाते हो कि भाई ये इसके लिए पथ्य है, ठीक है, क्योंकि ये इसको खाता है तो इसको दिक्कत नहीं होती, ठीक है, और ये जो है सुखपूर्वक इसका पच जाता है, इसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, बल बढ़िया रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये अपथ्य है क्योंकि भाई दूध पीता उल्टी हो जाती है, हर बार दूध पीता उल्टी हो जाती है, दूध इसके लिए अपथ्य है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है युक्तिपूर्वक ही पहचानी जाती है, समझी जाती है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग लगती है, उसके बाद जो है समझ जाते हैं। उसके अलावा जो कार्य कारण सिद्धांत होता है, कार्य कारण सिद्धांत, मान लो दूध से जो है घी बनता है, अब भाई दूध से घी कैसे बनता है वो प्रोसेस तुम्हें पता होगी, ठीक है, तो तुम जब कभी घी को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना कि भाई दूध से घी जो है उस प्रोसेस से बनता है, तो वो पूरी प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी, ठीक है। तो उसको जानने के लिए भी जो है युक्ति की आवश्यकता पड़ती है, युक्ति के आधार पे ही तो तुम समझ पाते हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा तभी जो है घी बना है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर खत्म हो गया, छोटा सा चैप्टर है, 1 पेज का चैप्टर है, फिर भी इसको समझाने की ज्यादा कोशिश करी है भाई मैंने, ठीक है, क्योंकि एक बार समझ गए तो तुम झंडे गाड़ दोगे, ठीक है, और नहीं समझ पाए रटने की कोशिश करोगे तो भाई वहां पे शब्दों का हेर फेर है, शब्द जहां गलत हुआ वहीं पे नंबर कटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है भाई, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ समझा पा रहा होऊंगा, नहीं समझा रहा हूँ तो भाई कोई बात नहीं, जो बेटर हो, जो अच्छा हो उसके पास जाओ, उसे देखो, ठीक है, अपना नुकसान मत करवाओ, ठीक है। और तबीयत खराब है तब भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, एक छोटी सी उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, अगर समझ में आई तो स्टे ट्यून, अगली वीडियो आ रही है उपमान प्रमाण, ठीक है, उसे करते हैं और लगभग पूरी पदार्थ को मैं जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा भाई। और धन्यवाद, जय श्री परशुराम, जय हिंद, जय भारत।